नमस्कार साथियों, मैं आनंद। कैसे हैं आप? बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में जो अद्यतन जानकारी है आपको पता ही होगा। जो परीक्षा 26 जुलाई को होने वाली थी, डेट एक्सटेंड हो चुका है उसका। ये अच्छी खबर भी है, बुरी खबर भी है। अच्छी इस वजह से कि जो छात्र तैयारी कर रहे हैं कुछ और समय मिल जाएगा। बुरी खबर इस वजह से है क्योंकि जिन छात्रों का गंभीर प्रयास हो गया होगा, डिले हो जाने के बाद फिर रेस्ट मोड में आ जाएंगे। चलिए इन चीज़ों पे बात करेंगे हम लोग बाद में। आज का अपना टॉपिक है के दत्ता सीरीज की अगली वीडियो मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूं, जिसमें 1917 का सत्याग्रह, असहयोग एवं खिलाफत और बिहार का ऐतिहासिक योगदान। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बीपीएससी प्री में भी क्वेश्चंस बनेंगे, बल्कि न केवल बीपीएससी प्री, ये आधुनिक इतिहास मॉडर्न इंडिया का भी पार्ट है। साथ ही साथ बिहार मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक को हम देखने का प्रयास करते हैं, एक एक चीज़ें विस्तार पूर्वक समझते भी हैं। अब मेरा प्रयास है कि वीडियोस आप चेक कर लीजिएगा, आपको यहाँ से डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन चूंकि अब एग्जामिनेशन का फैक्ट्स है तो इसको मैं कंसाइज वे में आप तक डिलीवर कर सकूं, कम समय में डिलीवर कर सकूं और आपको एक सारोगर्भित कंटेंट डिलीवर कर सकूं। सबसे पहली चीज है रॉलेट सत्याग्रह। आपको पता होगा रॉलेट सत्याग्रह क्या है। बिना वकील बिना दलील का कानून इसको कहा जाता था। किसी भी व्यक्ति को सत्य आधार पर उठाया जा सकता था। जलियांवाला बाग इसी के विरोध में हुआ था। तो इसको देखते हैं। फरवरी 1919 में गांधी जी के द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा का गठन किया गया और बिहार पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। बिहार में यदि हम देखते हैं तो रॉलेट सत्याग्रह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर, इन जगहों पर विरोध के नेतृत्व में सभाएं आयोजित की जाती हैं। नेतृत्व किस किसने किया? हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, ये इसके मुख्य फिगर हैं। तीनों का नाम ध्यान रखिएगा, आपको बहुत जगहों पर ये देखने को मिलेंगे। बिहार के मुख्य स्वतंत्रता सेनानी हैं ये लोग, आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ देखिए कि 6 अप्रैल का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ ध्यान रखिएगा कि संपूर्ण बिहार में अभूतपूर्व हड़ताल हुए, उपवास रखा गया, प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। साथ ही साथ 6 अप्रैल के दिन पटना में रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया गया या लोगों ने विरोध किया। इसके प्रमुख कौन थे? सर अली इमाम, हसन इमाम, इन दोनों ने जुलूस निकाले। विशेषता क्या रही इसकी कि बिहार में समाज के सभी वर्गों की पहली एकजुट राष्ट्रवादी भागीदारी थी। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो जलियांवाला बाग और बिहार की प्रतिक्रिया। जलियांवाला बाग हम सभी जानते हैं, बैसाखी के दिन पंजाब में सभा एकत्रित हुई थी। रॉलेट एक्ट के खिलाफ में ही सभा एकत्रित हुई थी। डॉक्टर सत्यपाल इसको लीड कर रहे थे और जनरल डायर और ओडायर, इतिहास में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे कि उनके द्वारा गोलियां चलाई गई थी। ओडायर नेतृत्व जलियांवाला बाग के घटना में गोली चलाने के लिए आदेश देने वाला था और गोली चलाया था जो डायर था। अब देखिए कि जलियांवाला बाग के पश्चात पूरे भारत में इसके विरोध में प्रतिक्रियाएं आती हैं। क्या सब प्रतिक्रियाएं थी? पहली है 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग की खबर संपूर्ण बिहार में गहरा आक्रोश और शोक छा गया। इसके जलियांवाला बाग के पश्चात 13 अप्रैल को ही जलियांवाला बाग की घटना होती है। बिहार में यह न्यूज़ 13 अप्रैल को ही फैल जाती है, जिससे बिहार में आक्रोश और इसके खिलाफ नाराजगी और शोक व्यक्त की जाती है। इसके विरोध में व्यापक विरोध सभाएं होती हैं। पटना में, मुंगेर में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में निंदा सभाएं आयोजित की जाती हैं लोगों के द्वारा। साथ ही साथ ब्रिटिश न्याय से मोहभंग हो जाएगा। सर अली इमाम और अन्य निरमपंथी नेताओं से भी
ब्रिटिश सरकार के दमनकारी रवैये की इनके द्वारा भी तीव्र भर्त्सना की जाती है, निंदा की जाती है। और ब्रिटिश के न्याय प्रणाली से भी जनता का मोह भंग धीरे धीरे होने लगता है। अब यहाँ यदि हम बीपीएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो यहाँ से एक तथ्य निकल करके आता है हंटर कमेटी। हंटर कमेटी किसके लिए बनाया गया था? ये जलियांवाला बाग की रिपोर्ट थी जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा तैयार की गई थी और इसने प्रॉपर लिपापोती कर दी थी। इसने कहा कि शक्ति का थोड़ा अधिक प्रयोग कर लिया गया जनरल डायर के द्वारा और इसके विरोध में बिहार के नेताओं के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज बुलंद की जाती है। इसके एवज में ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के द्वारा भी जलियांवाला बाग के विरोध में एक अपनी खुद की कमेटी बनाई जाती है जिसको हम तहकीकात कमेटी कहते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला आंदोलन जो बिहार से संबंधित था वह था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन पृष्ठभूमि की यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा जो खलीफा का पद था उसको समाप्त किया जाना था। उसके विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन शुरू कहाँ होगा? फरवरी 1919 में पटना में इसके लिए सम्मेलन होगा और कौन होंगे इसके अध्यक्ष? हसन इमाम। हसन इमाम ने क्या किया? फरवरी 1919 में एक महत्वपूर्ण जनसभा का आयोजन किया। इसके पश्चात बिहार में बिहार खिलाफत समिति को गठित किया जाता है जिसके मौलाना मजहरुल हक, हसन इमाम, शाह सुलेमान और नूरुल हसन इसकी कमान संभालते हैं और इनके द्वारा इस खिलाफत समिति को संचालित करने का कार्य किया जाता है। इसी क्रम में 19 मार्च 1920 को बिहार में खिलाफत दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है। जुलूस इस दिन निकाले जाते हैं और पटना में पूर्ण हड़ताल किया जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो कि अपने आप में एक सफल हड़ताल थी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि मौलाना शौकत अली का दौरा होगा अप्रैल 1920 में। मौलाना शौकत अली पटना और गया की यात्रा पर आते हैं जिनके पटना आने के पश्चात खिलाफत आंदोलन अत्यधिक तेजी से रफ्तार पकड़ता है। खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के एक साझी रणनीति तय की गई थी जिसके निम्नलिखित चीजें उसके भाग थे। पहला है संयुक्त मंच का गठन किया जाता है। ये संयुक्त मंच ध्यान रखिएगा गांधी जी के आह्वान पर गठन किया जाता है जो खिलाफत और पंजाब के अन्याय को राष्ट्रीय आंदोलन को साझा एजेंडा में जिसके द्वारा शामिल किया जाता है। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मजहरुल हक, जिनके द्वारा राज्य में कौमी एकता की अद्भुत मिसाल पेश की जाती है। इस हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा जो कौमी एकता के लिए जो मंच आदि बनाया गया था, इसका व्यापक प्रचार प्रसार होगा बिहार में और इसके लिए ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में पहली बार ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सामूहिक चेतना का संचार भी बिहार में देखने को हमें मिलता है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन के समाप्त होने के पश्चात गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। यह असहयोग आंदोलन सामान्यतया गांधी जी के द्वारा देश को आज़ादी दिलाने के लिए ही संचालित किया गया था और उस जमाने में यह लग भी रहा था कि गांधी आज़ादी दिलवा भी लेंगे, परंतु चौरा चौरी घटना के पश्चात आंदोलन को रोक दिया जाता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अब बिहार में देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की स्वीकृति और उसकी प्रकृति किस प्रकार की थी। अब हम सभी जानते हैं कि अगस्त 1920 में भागलपुर प्रांतीय सम्मेलन होता है। बिहार प्रांतीय सभा का सम्मेलन होगा भागलपुर में और वो उसका 12वां अधिवेशन होगा और यहीं से ध्यान रखिएगा कि भागलपुर के बिहार प्रांतीय सभा के सम्मेलन में ही असहयोग का प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसके मुख्य प्रस्तावक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लेकर के आए थे और जिसके समर्थक थे शाह मोहम्मद जुबैर, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद। इनके द्वारा इसका पूर्णतया समर्थन किया गया था।
इसके पश्चात हम देखते हैं कि सितंबर 1920 में अगले महीने, मतलब बिहार प्रांतीय सभा के अधिवेशन के ठीक अगले महीने कलकत्ता में विशेष अधिवेशन होगा और इस विशेष अधिवेशन के द्वारा, जो कि सितंबर 1920 में होगा, कांग्रेस की इसे मंजूरी मिल जाती है, जिसमें लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन होगा, जहां असहयोग के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिहार का प्रतिनिधि मंडल यहाँ जाता है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, गोरख प्रसाद और शाह मोहम्मद जुबैर, यहाँ पे इनकी सक्रिय भूमिका होती है। और यूं कहें कि इसी अधिवेशन के पश्चात असहयोग आंदोलन का व्यापक बिहार में भी प्रचार प्रसार हमें देखने को मिलता है। अब बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की यदि हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कि इस आंदोलन का रोड मैप तुरंत लागू कर किया जाता है, जो वहां से कलकत्ता से मंजूरी मिलने के बाद आंदोलन का जो रोड मैप बनाया गया था बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा बिहार में उसको लागू किया जाता है। ये सामान्यतः युग है कि इसको लगाने का काम बिहार प्रांतीय सम्मेलन के द्वारा भी किया जाता है। इसमें जो मतलब इसकी जो प्रक्रिया थी, इसमें उपाधियों के त्याग, अदालतों का बहिष्कार, इस प्रकार के काम किए गए, जिसके पश्चात हम देखते हैं कि 100 से अधिक वकीलों ने, उस जमाने में बैरिस्ट्री की डिग्री बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, वकालत अपने आप में बहुत अलग चीज थी, तो हम देखते हैं कि 100 से अधिक वकीलों ने त्यागपत्र दिया। इसमें वकालत त्यागने वाले व्यक्तियों में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, राम दयालु सिंह, दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। यही श्री कृष्ण सिंह हैं जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनेंगे। उपाधि की वापसी किस किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद के बड़े भाई महेंद्र प्रसाद ने अपने राय साहब की उपाधि और अवैतनिक मजिस्ट्रेट का पद त्याग दिया। साथ ही साथ विधायिका का भी बहिष्कार किया गया। इसमें मौलाना मजहरुल हक ने प्रांतीय काउंसिलिंग की उम्मीदवारी को वापस ले लिया। आगे हम देखते हैं कि इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा और बिहार विद्यापीठ का गठन किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रीय महाविद्यालय का गठन किया जाता है। ये जनवरी 1921 में पटना गया रोड पर स्थापित किया जाता है। और यहाँ ध्यान रखना है कि इस दौरान गांधी जी भी बिहार आते हैं दिसंबर 1920 के आसपास में, और उन्हीं के प्रयासों से राष्ट्रीय महाविद्यालय का पटना में गठन किया जाता है, पटना गया रोड पर, जिसके प्रधानाचार्य बनेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम प्रधानाचार्य बने थे। साथ ही हम देखते हैं बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया जाएगा 6 फरवरी 1921 को, महात्मा गांधी द्वारा औपचारिक उद्घाटन किया जाता है इसका। इसके कुलपति बने थे मौलाना मजहरुल हक, पर पूछा हुआ प्रश्न है बिहार लोक सेवा आयोग का। साथ ही साथ इसके वाइस चांसलर बनेंगे, उप कुलपति बनेंगे ब्रजकिशोर प्रसाद। इनका उद्देश्य क्या था इन सरकारी विद्यालयों का? सरकारी शिक्षण संस्थानों का बाहर बहिष्कार करने वाले छात्रों की राष्ट्रीय और स्वावलंबी शिक्षा उनकी रुके ना, और उन्हें राष्ट्रीय और स्वावलंबी शिक्षा दी जाए। साथ ही साथ शिक्षा के साथ जोड़ करके रखा जाए और शिक्षा का माध्यम भारतीय हो और उन्हें भारतीय तरीके से सीखने का अवसर प्राप्त हो। आगे देखते हैं मित्रों कि सदाकत आश्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सदाकत आश्रम यहाँ ध्यान रखिएगा, दीघा पटना में बनाया गया था, और इसको बनाने का जो बनाने का श्रेय दिया जाता है, ये जाता है मौलाना मजहरुल हक को। उन्होंने अपने मित्र खैरू मियाँ द्वारा दान में दी गई भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। यह बिहार में स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य जगह बनता है। और सामान्यतः हम यूँ कहें कि बिहार कांग्रेस की कमेटी की भी मीटिंग यही होती है। कुछ दिनों तक राष्ट्रपति पद से हटने के बाद राजेंद्र बाबू भी यहीं पे रहते हैं। और यहीं से ध्यान रखिएगा कि द मदरलैंड का प्रकाशन शुरू होता है मजहरुल हक के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 30 दिसंबर 1921 को मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र को शुरू किया था। इस पत्र के द्वारा राष्ट्रीय चेतना, असहयोग आंदोलन, हिंदू मुस्लिम सौहार्द का संदेश घर घर पहुंचाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी ने इसको पूछ रखा है प्रीलिम्स में।
इसके पश्चात जब हम आगे बढ़ते हैं, सदाकत आश्रम के द्वारा, बिहार कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी के द्वारा अब अंग्रेजी चीज़ों को बहिष्कार कर दी गई, राष्ट्रीय शिक्षा की शुरुआत की जाती है। उसके साथ साथ ध्यान रखिएगा कि किया क्या जाता है, स्वदेशी का प्रचार प्रसार, साथ ही साथ कुछ रचनात्मक कार्यों को भी किया जाता है। स्वदेशी का प्रचार प्रसार में क्या होगा, खादी का प्रचार किया जाता है, गांव गांव में चरखे बांटे जाते हैं और तिलका माझी और मुजफ्फरपुर खादी उत्पादों के बड़े केंद्र बने। तिलका माझी ध्यान रखिएगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर ये खादी उत्पादन के बड़े केंद्र बनते हैं। साथ ही साथ बाल गंगाधर तिलक की भी मृत्यु होती है, तो तिलक की मृत्यु के पश्चात तिलक स्वराज फंड का गठन किया जाएगा और इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों से अधिक धनराशि एकत्र कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया जाता है। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात थी वो थी शराबबंदी और उसका बहिष्कार। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मुंगेर, भागलपुर और सारण में ताड़ी दुकान पर धरना और विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती है। ताड़ी यहाँ ध्यान रखिएगा एक मादक पदार्थ है जिसको बिहार में नीरा कहा जाता है और ताड़ के पेड़ से उसको निकाला जाता है, जस्ट लाइक एन अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस ऑफ वेल्स इंग्लैंड के थे, इनका बिहार आगमन होगा। भारत आते हैं, बिहार भी आते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि 17 नवंबर का टाइमलाइन है। 17 नवंबर 1921 को भारत के आगमन पर पूरे बिहार में अभूतपूर्व हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, भारत आएंगे जिसके विरोध में भारत में तो होता ही है हड़ताल, साथ ही साथ बिहार में भी हड़ताल होगा। इसके पश्चात हम देखते हैं कि ये 22-23 दिसंबर 1921 पटना में इनका आगमन होता है, प्रिंस ऑफ वेल्स का। इनका अभूतपूर्व बहिष्कार किया जाता है बिहारियों के द्वारा, हम सभी के द्वारा। दिसंबर 1921 में ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र इसके खिलाफ चलेगा। मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद समेत प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मजहरुल हक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि जनवरी 22 में बिहार में कौमी सेवा दल और स्वयंसेवक संगठनों के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये ब्रिटिशर्स का दमन चक्र था भारतीयों के प्रति। साथ ही पुलिस हड़ताल, ग्रामीण जन आंदोलन भी होंगे। पुलिस हड़ताल भी, मतलब बिहार की पुलिस भी जो कि सामान्यतया ब्रिटिशर्स के अंदर काम करती थी, उसने भी हड़ताल कर दिया, काम करने से मना कर दिया। मार्च अप्रैल 1921 में, ये कब होगा, मार्च अप्रैल 1921 में बिहार के स्थानीय सिपाहियों और पुलिसकर्मियों ने हड़ताल कर दी। ये कहाँ पर हुआ, पटना, मुंगेर, पूर्णिया और चंपारण। पूरा के पूरा सरकारी तंत्र इसमें ठप हो जाएगा। ब्रिटिश प्रशासन की नींव हिला दी, राष्ट्रवादियों को बड़ा नैतिक बल दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि किसानों ने भी आंदोलन किया, कुछ स्थानीय संघर्ष भी हुए जिसमें किसान सभा की बात आती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, सिविल सेवा में भी पूछा है, बल्कि अन्य राज्य के आयोगों, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य के आयोगों में भी फैक्ट पूछा जाता है कि किसान सभा को कौन चलाएंगे या किसके द्वारा बनाया जाएगा। तो ये स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में मधुबनी, दरभंगा में किसान आंदोलन असहयोग से जुड़ जाता है। यहाँ किसान सभा की बात आई थी तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ हाट मेला कर बंद, हाजीपुर, छपरा, गया में स्थानीय हाट मेला करों की अदायगी बंद कर दी जाती है। ये स्वामी विद्यानंद, ध्यान रखिएगा कि स्वामी विद्यानंद दरभंगा महाराज के खिलाफ चलाते हैं आंदोलन। बीपीएससी 56वां से 59वां में ये प्रश्न पूछा भी गया है प्रीलिम्स में। हाट का मतलब क्या होता है, बिहार का लोकल वर्ड है, मार्केट को, लोकल मंडी को बोलते हैं हाट। मुंगेर केंद्र शाह मोहम्मद जुबैर इसको चलाएंगे, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा इस आंदोलन को संचालित किया जाता है। अब आंदोलन का स्थगन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा के घटना के वजह से ही आंदोलन को स्थगित कर लिया गया, जिसके विरोध में गांधी का पूरे देश में, गांधी जी की निंदा होती है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मोतीलाल नेहरू वगैरह इन लोगों ने भी गांधी जी की निंदा करी। लेकिन गांधी जी का स्वयं, यदि आपने पढ़ा होगा विपिन चंद्र वगैरह, तो आपने ये देखा होगा कि गांधी जी का मानना ये था कि आंदोलन को बहुत अधिक दिनों तक चलाया नहीं जा सकता है। दूसरा, अंग्रेज दमन के लिए बैठे हुए थे, उनको बहाना चाहिए था। हमारे जो देशभक्त, देश के निवासी थे, इनके पास उस तरीके के वीपन्स नहीं थे,
तो अंग्रेज तो इस चक्कर में बैठे ही हुए थे कि इनके द्वारा कोई गलती हो और वो गलती करके हमने उनको मौका दे दिया, तब तो फिर दिक्कत होनी ही थी। इसी के लिए ध्यान रखिएगा कि गांधी जी का कहना था कि उनके द्वारा चोरी चौरा की घटना के पश्चात आंदोलन वापस ले लिया जाता है। किस डेट को आंदोलन वापस लिया जाएगा? 12 फरवरी को, एक हफ्ते बाद। इससे बिहार में भी निराशा व्याप्त होती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि इस आंदोलन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिला था कि बिहार आगे आने वाले संघर्षों के लिए तैयार हो चुका था। के दत्त का यह मानना है कि बिहार आने वाले जो संघर्ष थे उनके लिए तैयार हो चुका था मानसिक रूप से। हालांकि यहाँ के बाद आप देखिएगा कि 1924 के बाद गांधी जी भी लगभग कांग्रेस और सक्रिय राजनीति से साइड ही हो जाते हैं। उसके बाद सीधे वो 1942 में आकर के भारत छोड़ो आंदोलन के समय फिर दिखाई देंगे। इसके पश्चात एक काफी महत्वपूर्ण होगा काम बिहार में, वो है 37वां कांग्रेस का अधिवेशन जो गया में होता है 1922 में। अब ये कुछ फैक्ट्स हैं प्रीलिम्स के पर्पज से। नेता इसके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी। इसमें परिवर्तनवादी, यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें कौन कौन थे? देशबंधु, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। बाद में जाकर के इनके द्वारा, इन दोनों नेताओं के द्वारा स्वराज दल की स्थापना की जाती है। उत्तर प्रदेश उस समय जिसको हम वेस्टर्न प्रोविंस कहते थे। इसके बाद मुख्य नीति कौन किनके किनके द्वारा थी? विधान परिषद का बहिष्कार करना और रचनात्मक कार्यों को जारी रखना इनका मुख्य तरीका था। गया अधिवेशन का निर्णय क्या होगा? यहां ध्यान रखिएगा कि बहुमत से परिषद बहिष्कार का प्रस्ताव पारित, विधान परिषदों के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हो जाता है। इसके बाद CR दास के अध्यक्ष में पद से त्यागपत्र, स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। अभी हम लोगों ने चर्चा की है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्वराज पार्टी के बिहार शाखा का गठन भी हो जाएगा 1923 में। इसमें राजेंद्र प्रसाद का वर्चस्व कायम रहेगा, राजेंद्र बाबू इसको लीड करेंगे। फरवरी 1923 में श्री नारायण प्रसाद इसके अध्यक्ष बनेंगे स्वराज पार्टी के, और अब्दुल बारी इसके सचिव बनेंगे। अब यहाँ से हम लोगों ने बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए जो क्विक रिवीजन के लिए कंटेंट निकाला है वो क्या है? बिहार विद्यापीठ का गठन कब होगा? 6 फरवरी 1921 को। कुलपति मजहरुल हक होंगे, उपकुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद होंगे और इसके प्रधानाचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र बाबू होंगे। दूसरा फैक्ट, सदाकत आश्रम अभी हम लोगों ने देखा है मौलाना मजहरुल हक ने अपने मित्र खैरू मियाँ की जमीन पर इसको स्थापित किया था। सदाकत आश्रम से कौन सी पत्रिका निकलेगी? द मदरलैंड। 30 सितंबर 1921 को इसको स्थापित किया गया था। मौलाना मजहरुल हक इसके स्थापना करता थे। कहाँ खोला गया था? दीघा, पटना। इसके बाद हम असहयोग प्रस्ताव को देखते हैं। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा असहयोग प्रस्ताव लाया जाता है। कहाँ पे लाया गया था? भागलपुर के मीटिंग में 1920 में। प्रस्तुतकर्ता इसके कौन थे? राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समर्थक कौन थे? शाह मोहम्मद जुबैर। इसका अगला फैक्ट है, बिहार स्वराज पार्टी कब गठित किया गया? फरवरी 1923। अध्यक्ष कौन थे? श्री नारायण प्रसाद। सचिव कौन है? प्रोफेसर अब्दुल बारी। इसके बाद हम देखते हैं गया कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1922 में। कांग्रेस का ये 37वां अधिवेशन है। अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास बने थे। साथ ही साथ मित्रों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कांग्रेस का केवल 2 ही अधिवेशन बिहार में होगा, एक बांकीपुर अधिवेशन होगा और एक गया का अधिवेशन होगा। कुछ चीजें धीरे धीरे करके अभी हम पढ़ेंगे। और मेरा प्रयास है कि आपके लिए हिस्ट्री, चूंकि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है बीपीएससी में, बिना बीपीएससी में हिस्ट्री के सिलेक्शन लेना कठिन है। और उसमें भी बिहार का इतिहास, एक तो हमारे राज्य का इतिहास है, साथ ही साथ हमें ये जानना भी चाहिए। तो उसका बहुत बड़ा वेटेज है। इसीलिए मेरा प्रयास है कि मौलिक पुस्तक काली किंकर दत्त, इसके उन कंटेंट्स को आपको सामने लेकर के आऊं जो अभी तक छिपे हुए हैं, हिडन कंटेंट्स हैं ये। आपको मेरी बात भी यकीन नहीं आए तो आप चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पर भी देख लीजिएगा और अगल बगल भी मार्केट में आप जहाँ रहते हो वहाँ भी सर्च कर लीजिएगा। देखिएगा कि बाकी जितनी, एक तो मिलेगी नहीं किताब, बहुत लोग इसके नाम भी नहीं जानते होंगे, और यदि मिलेगा भी तो आप देखिएगा कि बाहर जितने भी पुस्तकें हैं, इम्तियाज अहमद वगैरह, सब ने इन्हीं के कंटेंट को निकाल करके डाला है। ठीक है, आज के लेक्चर को मैं यही विराम देता हूँ। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। बाकी के लिए कोई डाउट हो, कोई
समस्या हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यदि कुछ बच्चे मेंस के आंसर रिवीजन वगैरह में भी चाहें तो वो भी मेरे से आप पर्सनली जुड़ सकते हैं।